जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड भर्ती 2024 का इस समय खूब ढेर सारा क्रेज चल रहा है, खूब बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। तो आखिरकार अगर किसी भी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बनना है तो उनको किन किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में जानकारी काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले 8, 10, 12 सालों में इसकी कोई भर्ती तो हुई नहीं है। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि वेतन आयु कितनी होनी चाहिए, वेतन कितना मिलता है, योग्यता हम कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, शारीरिक दक्षता यानी दौड़ भाग कितनी होती है इसमें, या इसमें हमको क्या पेपर भी देना होगा, वो तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो आपको इसके संबंध में जितनी भी आपके मन में डाउट है वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी। क्योंकि आप इस समय ये देख रहे होंगे कि खूब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे जैसे आप ये देखेंगे तो होमगार्ड भर्ती यूपी पुलिस में 42,000 के पदों पर सीएम योगी जी का निर्देश, 42,000 पदों पर भर्ती के लिए होमगार्ड के लिए सीएम योगी जी का निर्देश है। तो ये सब तमाम तरीके की खबरें आप इस समय पढ़ रहे होंगे, जैसे यहाँ पर ये दैनिक जागरण ने भी छापा है, ठीक है, वो तमाम तरीके की चीजें। तो इससे अपना क्या लेना देना, लेकिन हाँ जिससे लेना देना है वो आप देखिएगा। होता क्या है कि अगर इसके पहले की मैं बात करूं तो 2010-11 के आसपास इसकी भर्ती हुई थी होमगार्ड की। और होमगार्ड में जब भी जो व्यक्ति सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनको क्या करना है कि आखिरकार उस समय भैया पेपर नहीं हुआ था। आप ये सोचें कि पेपर तो पेपर नहीं हुआ था, हाँ दौड़ भी हुई थी, दौड़ के साथ साथ आपको नंबर आखिरकार कहाँ से मिलेंगे, किस आधार पर आपका वो सिलेक्शन करेंगे। तो देखिएगा उसके लिए आप कितने साल होने चाहिए वो सब इसमें लिखा था। देखिए वर्तमान पिछले 2-4 साल में कोई वैकेंसी आई नहीं तो हम तो ये तो बता नहीं सकते, लेकिन उसी के आधार पर मैं आपको ये बता देता हूँ। और उस समय जो भी प्रक्रिया थी उसमें क्या क्या चीजें थी और उसी के आधार पर हम इस बात की संभावना लगा सकते हैं। हाँ दूसरी चीज ये भी है कि इस बार ये कहा जा रहा है कि एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, और बोर्ड जो गठन करने के बाद हो सकता है कि इसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी निकले, और नोटिफिकेशन निकलने के बाद में इस बात की भी जानकारी दी जाए कि इसका पेपर होगा, पेपर के साथ साथ हो सकता है यानी पुलिस की जो प्रक्रिया है यूपी पुलिस कांस्टेबल की सेम टू सेम कहिए वही करवा दें। क्योंकि हो सकता है कि अगर पेपर कराएंगे तो पेपर का दौड़ तो होती ही थी, दौड़ भी करा लेंगे। अगर पेपर हो गया तो इसके बाद जैसे कि इसमें जो नंबर मिलते थे, नंबर 2-3 चीजों के मिलते थे, जैसे जो लोग हाई स्कूल पास हैं, जो इंटर पास हैं, जो ग्रेजुएशन है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन थे, उनको सबको अलग अलग नंबर मिले। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो लोग एनसीसी में थे या जो लोग मतलब वो अलग अलग जिनके पास जो भी सर्टिफिकेट था उनके आधार पर नंबर दिए गए, भी लिखा है आगे मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ जो दौड़ में नंबर मिले लोगों को, दौड़ में जो जल्दी दौड़ के आया उसको ज्यादा नंबर मिले, जो धीरे धीरे दौड़ा उसको कम नंबर मिलेगा, उन सब नंबरों को जोड़ करके सिलेक्शन लिया गया था। अब देखिए इसमें आप करेंगे क्या, देखिए चूंकि आपको ये पता है कि जैसे यूपी पुलिस में जब भी हम लोग ड्यूटी करते हैं कांस्टेबल मतलब, तो हम लोगों के साथ जैसे कि कांस्टेबल, जैसे हम लोग कांस्टेबल हैं तो ये होमगार्ड आप ये मान के चलिए कि लगभग प्रक्रिया एक प्रकार से देखा जाए, हाँ इतनी अच्छा होमगार्ड में ये चीज अच्छाई होती है कि सैलरी थोड़ी सी कम भले रहती है, लेकिन अपने ही क्या है अपने जिले में ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन पुलिस का अन्य बाकी जो महकमे हैं पुलिस विभाग में अन्य जो पद हैं उनमें से आप जाकर के कहीं दूसरे जिले में ही ड्यूटी करेंगे, अपने जिले में ड्यूटी करने को आपको नहीं मिलता है, ठीक। तो देखिएगा इसमें भर्ती के सापेक्ष चयन बोर्ड जो था उसके उन्होंने कुछ शैक्षणिक योग्यता, होमगार्ड स्वयं सेवक पद के लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण होना होगा, हाई स्कूल उत्तीर्ण मांगा गया था। और उसके बाद आयु जो है 18 से 45 वर्ष मांगी गई थी आयु की गणना। अब वो तमाम तरीके को और भी चीजें उस पर नहीं बताऊंगा, नहीं काफी ज्यादा समय लगेगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई थी यानी कि हाइट जो थी सामान्य के लिए 167.7 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए 160 और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162। हाँ इसमें बिना सीना जो है वो 78.8 और फुलाने के बाद 83.8। बाकी देख लीजिए आप जिससे भी है अनुसूचित जाति या पर्वतीय क्षेत्र जिनसे भी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ये रिक्वायरमेंट थी ऊंचाई की, ठीक है। इसके अलावा चयन समिति जो थी, अब इसके बाद ये हो गया। देखिए अगर शैक्षणिक योग्यता जो थी मैंने बताया आपको कि जैसे कि जो लोग हाई स्कूल पास थे उनको 5 नंबर दिया गया, जो लोग इंटर पास थे उनमें 3 नंबर उनको और जोड़ दिया गया, स्नातक जैसे उनको 9 नंबर दिए गए, स्नातकोत्तर यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन थे उनको 10 नंबर दिए गए, ठीक है। खेलकूद में क्या होता है कि खेलकूद में आपने देखा है कि जब हम लोग स्कूल में खेलकूद करते हैं या स्कूल से पता चले कि हम राज्य स्तर पर जाते हैं, राज्य स्तर से पता चले कि हम अपने देश स्तर पर खेलते हैं, तो अगर किसी को स्कूल या विद्यालय स्तर का कोई खिलाड़ी रहा है उसके पास सर्टिफिकेट है तो 1 अंक, अब पता चले महाविद्यालय स्तर का खिलाड़ी है तो 2, विश्वविद्यालय और मंडल स्तर का है तो 3 नंबर, राज्य स्तर का है तो 4 नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो 5 नंबर उसको दिए गए थे उसके लिए, ठीक है। एनसीसी वालों को, जो एनसीसी या भूतपूर्व सैनिक थे उनको 5 नंबर दिया गया था। एनसीसी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए
अच्छा, इसमें एनसीसी का खागा जो लिखा है इसमें ये सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट इस वाला है ये, ठीक है। तो इसके लिए 5 अंक, उसके बाद इसके लिए 3 अंक, और एनसीसी कैडेट प्रमाण पत्र, एनएसएस और उसके अलावा प्रमाण पत्र स्काउट गाइड के लिए 5 अंक दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा, तकनीकी डिप्लोमा होल्डर्स, ट्रेडमैन, ड्राइवर आदि को अधिकतम 10 अंकों के अंतर्गत निम्न अनुसार, वो और भी कुछ रहे होंगे जो ड्राइवर वगैरह या अन्य तरीके के मोटर मैकेनिक, प्लम्बर वगैरह रहे होंगे, उनको दिया गया होगा। शारीरिक दक्षता, आपको इसमें 2 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी थी पुरुषों के लिए, और वो 5 अंक मिले थे 10 मिनट में दौड़ने। जो व्यक्ति 10 मिनट में दौड़ा था उसको 5 अंक मिलेंगे, जो 8 मिनट में रेस पूरी करेगा उसको 7 नंबर मिलेगा, जो 6 मिनट में रेस पूरी करेगा उसको 10 नंबर मिलेगा। भाई जो जल्दी दौड़ जाएगा 6 मिनट में, यानी वो तेज दौड़ रहा है तो उसको फिर 10 नंबर मिला, ठीक है। उस आधार पर महिलाओं के लिए जो 2.5 मिनट में दौड़े 500 मीटर उनको 10 नंबर मिला, जो 3.5 मिनट में दौड़े 7 नंबर मिला, 4 मिनट में दौड़े तो 5 नंबर मिला, ठीक है। अब इस तरीके से वाहनों में वैध ड्राइविंग लाइसेंस का भारी वाहन चालक को 5 अंक मिला था, हल्का वाहन जो चालक है ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है उनको 3 नंबर मिला। तमाम तरीके इसी नंबर सब जुड़ा है, और इन्हीं के आधार पर साक्षात्कार भी था क्या भाई, सब 5 अंक निर्धारित होंगे। व्यक्तिगत परीक्षण है तो 5 अंक साक्षात्कार के भी थे, यानी उसमें कुछ पूछा गया होगा, इसे बिठा करके भाई बताइए, तो जो व्यक्ति बता लिया होगा कुछ ना कुछ उसमें वही अब उसके बाद फिर इसके बाद क्या होता है, स्वास्थ्य परीक्षण होता है आपका, फिर चरित्र का सत्यापन होता ही है, तो इस आधार पर आपका चयन किया गया था, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में। अब इसके बाद अगर हम देखें कि और क्या क्या चीजें थी, तो अगर इसके अलावा हम आते हैं आपके यहाँ जैसे इस पे आते हैं कि आखिरकार इसमें वेतन आयु सीमा आपको पता चल गई 18 से 45, योग्यता भी आपको पता है कि उस समय जो भी था हाई स्कूल इंटर सब की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो जितने सर्टिफिकेट से ले आओ, अगर आपका नंबर मतलब ज्यादा आपके पास ज्यादा सर्टिफिकेट है तो नंबर ज्यादा दे दिए जाएंगे आपको जोड़ने के बाद। शारीरिक दक्षता आपको पता ही चल गई कितना दौड़ना था, है ना। वेतन, देखिए वेतन के बारे में जो हमने लोगों से पूछा वो लगभग ये बताते हैं कि लगभग 15,000 के आसपास वेतन बनता है, लेकिन ये ठीक रहता है। अच्छा, इसमें एक चीज की दिक्कत, अच्छाई ये रहती है कि आप अपने जिले में रहकर ड्यूटी करेंगे। दूसरी चीज दिक्कत ये रहती है कि इसमें ये बताते हैं कि अगर आप मान लीजिए ड्यूटी आपको नहीं करनी पड़ती है, तो अगर ड्यूटी आपकी नहीं लिखती तो उस दिन का आपको वेतन भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, या आने वाले दिनों में क्या पता हो सकता है एकदम मतलब मान के चलिए कि आपको ये निर्धारित ही कर दें, मतलब आपकी सीएल ईएल छुट्टी और उसके अलावा आपको क्या क्या सुविधाएं, वो जब 42,000 45,000 वैकेंसी बोर्ड का गठन हो रहा है तो क्या पता सब कुछ वो निर्धारित ही कर दें, है ना। तो हर तरीके से हो सकता है कि क्योंकि भाई पुलिस विभाग के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर तरीके का चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बाकायदे हर चीज एकदम, है ना। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, उसमें जैसा भी होगा जो भी अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और हाँ, आप ये सोचे कि आखिरकार सिलेबस क्या होगा, परीक्षा पे पूछा जाएगा, तो सिलेबस कुछ नहीं है भैया, पहले पेपर नहीं हुआ था तो हम इस बात की संभावना अभी आपको क्यों बता दें कि ये पेपर है, ये सिलेबस है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें। तो देखिए हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर आप एनटीपीसी या एसएससी जीडी या रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिएगा। रीजनिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट और मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने क्लास शुरू कर दी है, पिछले 5-7 दिनों से क्लासें लगातार चल भी रही हैं। एक क्लास आपको रीजनिंग वाली सुबह मिलती है, मैथ वाली सुबह, रीजनिंग वाली शाम को मिल जाती है। अगर आपको रीजनिंग और मैथ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप आपका जो क्वेश्चन है उसका फोटो खींच करके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप डाल देंगे तो आपको उसका सोल्यूशन वहां पर मिल जाता है, यानी हम ही लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा बाकी आपको कोई डाउट है, हाँ, जुड़ने के लिए आप जो टेलीग्राम जुड़ने के लिए वो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है वो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप हो या चैनल, आप प्लेलिस्ट से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी और किसी तरीके की कोई जानकारी यहां से निकल के आती है तो वो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।